तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी में। तो कैसे हैं आप सब, और आप लोग हमें कहाँ से देख रहे हैं ये बात हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो आज डे ड्रीमर स्टडी चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। इस टॉपिक को समझने से पहले हम हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी के बारे में आपको बता देते हैं, क्योंकि डे ड्रीमर स्टडी चैनल उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग दिन में सपने देखते हैं और दिन में ही उन्हें पूरा करने की काबिलियत भी रखते हैं। तो उन्हीं के लिए बनाया गया ये चैनल डे ड्रीमर स्टडी। यहाँ पर आपको मिलेगा ढेर सारा कंटेंट स्टडी, माइंडसेट, करियर एंड मोटिवेशन से रिलेटेड। तो अगर आप कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या फिर करना चाहते हैं अपनी प्राइवेट जॉब में स्विच, तो आप आ चुके हैं बिल्कुल सही जगह, क्योंकि हम डे ड्रीमर स्टडी चैनल के माध्यम से आपको आपके ही सपनों की ओर लेकर जाएंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स को समझने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो भी कामयाब हो और आप ही की तरह ऑफिसर रैंक क्रैक कर पाएँ। अगर बात करें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजर्स की, तो ये टॉपिक क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़ना ये टॉपिक ज़रूरी है। जो लोग कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, तो उनको ये बताना मतलब उनको ये ऑलरेडी पता ही होगा, उनको हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजर्स क्यों ज़रूरी है। पर अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ATC JE का जो एग्ज़ाम है, उसका ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहलाता है, क्योंकि फ़िज़िक्स एंड मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा नंबर की एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। जी हाँ गाइस, यहाँ सपने पूरे होते हैं। तो डे ड्रीमर स्टडी चैनल पर आप आ चुके हैं, कामयाबी की पहली सीढ़ी समझिए आप चढ़ ही गए हैं, क्योंकि आपको मिल गया है हमारा चैनल डे ड्रीमर स्टडी। बात करें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजर्स की, तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजर्स में फ़िज़िकल क्वांटिटी से आप क्या समझते हैं, तो चलिए उसकी और बात कर लेते हैं। जल्दी से अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आप लोग फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ से क्या समझते हैं। लेट मी शो यू। देखो, फ़िज़िकल क्वांटिटी फ़िज़िक्स में ये जो टॉपिक है, ये एक ऐसी टर्म है जो टर्म हम यूज़ करते हैं जब भी हम किसी चीज़ को अगर हम देखना चाहें कि अगर वो चीज़ लॉ ऑफ फिज़िक्स को फॉलो करती है और हम उसको मेज़र कर सकते हैं, तो हम उसको बोलते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी। मतलब अगर हम इसकी इंग्लिश में आपको बताने की कोशिश करें, तो दैट इज़ दोज क्वांटिटीज़ दैट कैन ड्राइव द लॉ ऑफ फिज़िक्स एंड पॉसिबल टू मेजर आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। अगर हम बोलें ड्राइव या फिर हम बोलें डिस्क्राइब, तो द क्वांटिटी विच कैन डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिज़िक्स एंड पॉसिबल टू मेजर आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेज़र कर पाएँ। A physical quantity is that which can be measured, जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये ओनली न्यूमेरिकल हो या फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, या फिर इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो सकती हैं, मतलब स्केलर एंड वेक्टर बोथ। तो ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू जब होता है तो हम उसे बोलते हैं रेशियो, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्सेट्रा। एंड अगर हम बात करें ओनली मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड मतलब है सिर्फ स्केलर। तो सिर्फ स्केलर की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब है, जैसे कि अगर हम आपको एग्जांपल लेके बताएं, तो जैसे कि मास एंड चार्ज। और जब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है तो उसको नाम दिया जाता है वेक्टर। तो
तो वेक्टर के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल है जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क एक्सेट्रा। चलिए टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं और आपको इसका डायग्राम भी शो करते हैं। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। बात करें फिजिकल क्वांटिटी की तो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं, दैट इज़ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ एंड डिपेंडेंट क्वांटिटीज़। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ दैट इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिपेंडेंट है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आप सभी को पता है 7 टाइप्स की होती हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ फंडामेंटल क्वांटिटी। पहली बात हम उन्हें क्यों बोल रहे हैं, हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होती है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट इन नेचर। जैसे कि मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बट अगर बात करी जाए ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की तो वो होती है ड्राइव फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से। मतलब 2 फंडामेंटल या 2 या 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मिला के हमने कुछ ऐसी टर्म बना दी है जिसे हम ड्राइव क्वांटिटीज़ बोल रहे हैं। तो देखो बात करते हैं स्पीड की। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। स्पीड क्या होता है हमारा, होता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये एग्जाम्पल हो गए हैं हमारे ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के। चलिए टॉपिक को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम डेफिनेशंस पर गौर भी करते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़। जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती है, द फिज़िकल क्वांटिटी, वो फिज़िकल क्वांटिटी। अब फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है ये हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। तो द फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इन MKS, MKS इज़ मास, kg एंड सेकेंड सिस्टम जो है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर, इसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही है दैट इज़ मास, लेंथ एंड टाइम। MKS सिस्टम क्या है, मास, लेंथ एंड टाइम। Mass is in kg, length is in meter and time is in second, that is the SI standard। तो in standard SI is standard international system। the fundamental quantities, जो fundamental quantities होती है वो होती है हमारी mass, length, time, temperature, illuminating power or luminous intensity, current and amount of substance। देखो SI सिस्टम मतलब कि जो कि फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का एक ऐसा सिस्टम बना दिया है। सपोज़ करो कि अगर हम माने कि हम इंडिया में रहते हैं और हम माने कि हम अमेरिका में हैं, अगर कोई और अमेरिका में रहता है, तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ चीज़ों को अगर नापने के लिए कुछ चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हम अलग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, वो अलग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, अगर वो है भी तो दैट इज़ ओके। बट एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया है जो इंटरनेशनली सब लोग उसको मानते हैं। तो वो क्या है, इन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल SI सिस्टम द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, illuminating power और luminous intensity, the current and amount of substance। the physical quantities which depend on fundamental quantities are called derived quantities। जो fundamental quantities पे depend करती है उनको बोलते हैं derived quantities, और जो किसी पे depend नहीं करती उनको बोलते हैं fundamental quantities। तो derived quantity की example देख लेते हैं, जैसे कि speed, escalation, फोर्स एक्सेट्रा। तो यहाँ तक आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि है यूनिट। ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बेसिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और 11th 12th का जो कोर्स है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए।
तो द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज़ द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज टू मेजर इट। तो यूनिट क्या होती है? अ यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ अ रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज टू मेजर इट। एक फिजिकल क्वांटिटी की मतलब अगर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी की हम एक यूनिट बना देते हैं कि ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी की एक यूनिट है जिसे हम रेफरेंस स्टैंडर्ड के बेसिस पे यूज़ करेंगे कि हम उससे और चीज़ों को मेज़र कर पाएँ, है ना, मतलब हम उससे और चीज़ों को मेज़र कर पाएँ, इस चीज़ को बोलते हैं हम यूनिट। तो द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज टू मेज़र इट। तो क्या क्या ज़रूरतें होने चाहिए, मतलब ऐसी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए यूनिट्स के अंदर, हम वो भी पढ़ेंगे कि कैसे यूनिट्स हम डिसाइड कर पाएँ, ऐसे का क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि हम यूनिट को डिसाइड कर पाएँ। तो फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी अ डेफिनाइट मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी इज टेकन एज स्टैंडर्ड। मतलब एक डेफिनाइट मैग्नीट्यूड इज लेंथ, तो डेफिनाइट लेंथ या फिर आप सोचें कि मतलब फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए अ डेफिनाइट मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटीज इज टेकन एज स्टैंडर्ड and name given to this standard is called unit। और इस स्टैंडर्ड को जो नेम दिया जाता है वो दिया जाता है यूनिट। तो चलिए करते हैं बात इस चीज़ के ऊपर कि क्या कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक यूनिट के पास, मतलब हम यूनिट से डिफ़ाइन कर रहे हैं उसमें क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या उसकी खूबियाँ देखकर हम यूनिट डिसाइड कर पाएंगे। तो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनिट क्या होती है? द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट इज़ यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड। It should be well defined. The second is the unit should be of some suitable size, एक size की होनी चाहिए। The unit should be easily reproducible, मतलब हम उसे रिप्रोड्यूस कर पाएँ, अगर वो ख़राब हो जाए तो हम उसे वापस से बना पाएँ। द यूनिट शुड बी ईजिली रिप्रोड्यूसिबल। द यूनिट शुड नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ यूनिट में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए क्योंकि वो हमने एक स्टैंडर्ड बनाया है इंटरनेशनली, तो उसमें टाइम के साथ हम कोई भी चेंजेस को टॉलरेट नहीं करेंगे। द यूनिट शुड नॉट चेंज विथ फिज़िकल कंडीशंस, फिज़िकल कंडीशंस के साथ भी वो चेंज नहीं होनी चाहिए। फिज़िकल कंडीशन से हमारा मतलब है टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। तो द यूनिट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने एक कंट्री में दूसरी चल रही है, दूसरी कंट्री में दूसरी चल रही है, इट शुड बी नॉट लाइक दैट। द यूनिट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो टाइप्स ऑफ यूनिट देख लेते हैं, है ना। फंडामेंटल यूनिट को एक बार देखते हैं कि क्या आखिर इसमें इसकी डेफिनेशंस और इसमें क्या हम इन्हेंस करके पढ़ पाएंगे, क्योंकि हम साथ में हमारा टॉपिक का नाम हम आपको पहले ही डिस्क्लोज़ कर चुके हैं जिसका नाम है, इसके नाम में मेजरमेंट्स भी हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बात होगी। आपके सारे के सारे सारी की सारी जो है आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व किया जाएगा। तो द टाइप ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, द वेरी फर्स्ट जो पॉइंट है ये है फंडामेंटल यूनिट। द यूनिट डिफाइन फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यूनिट दी जाती हैं उनको हम बोलते हैं बेस यूनिट या फिर फंडामेंटल यूनिट। द यूनिट defined for the fundamental quantities are called fundamental or base units। तो बेस क्वांटिटीज़ एंड देयर SI यूनिट को हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमने आपको यहाँ पर बताया था फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर ऑफ द 7 टाइप, जिसका नाम है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इसकी SI यूनिट्स को पढ़ते हैं एक एक करके। द बेस क्वांटिटी एंड देयर SI यूनिट आर रिटन ओवर हेयर। तो द वेरी फर्स्ट वन इज़ यूनिट ऑफ मास। मास की क्या यूनिट होती है? यूनिट ऑफ मास। फंडामेंटल यूनिट की बात हो रही है, बेस यूनिट की बात हो रही है, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो द यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम।
So the unit of mass is kilogram. So 1 kilogram is defined as a mass of a platinum iridium cylinder kept in National Bureau of Weight and Measurement Paris. देखिए ये सब पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. आपने ये तो देख लिया कि यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम, बट 1 किलोग्राम का मास क्या होगा, ये चीज़ कैसे डिसाइड की गई थी और ऐसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ये कैसे हमें पता चला है. तो 1 किलोग्राम हम कैसे डिफाइन किए हैं, दैट इज़ 1 किलोग्राम इज़ डिफाइंड एज अ मास ऑफ अ प्लेटिनियम इरेडियम सिलेंडर kept in National Bureau of Weights and Measurement Paris, जो कि पेरिस में है. The second thing is unit of length. The unit of length is in meter. The unit of length is meter. तो the distance travel by light, जो डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करती है, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन वैक्यूम in 1/299792458 second, or it is equal to 1650763.73 wavelength emitting from KR86. तो देखिए गाइस, हमने ये देखा कि यूनिट ऑफ लेंथ इज़ इन मीटर, बट मतलब वो चीज़ कैसे डिफ़ाइन की गई, तो उसको हमने लिया है डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन वैक्यूम से, और कितने सेकंड में, दैट इज़ 1/299792458 सेकंड में, और वो किसके इक्वल होता है ये बात भी हमें बताई गई है. That is equal to 1650763.73 wavelength emitting from KR86. तो चलते हैं अगले फंडामेंटल यूनिट की यूनिट को देखने चलते हैं. द यूनिट ऑफ टाइम, फंडामेंटल यूनिट, द यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल टू सेकेंड. द टाइम इंटरवल इन विच द cesium-133 atom vibrates 919263170 times. ये जो यूनिट ऑफ टाइम हम सेकंड जो हमने दी गई है वो हमने डिफ़ाइन करने के लिए, मतलब हमने वो चीज़ 1 सेकंड में कितना होगा, कैसे होगा, ये चीज़ हमने ली थी कि द टाइम ट्रैवल इन विच cesium-133 एटम, जिसमें cesium-133 एटम जब वाइब्रेट करता है 919263170 टाइम्स, जब वो वाइब्रेट करता है तो 1 सेकंड हो जाता है. ठीक है. द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन. It is defined as the 1/273.16 fraction of thermodynamic temperature of triple point of water. ठीक है. अब देखो केल्विन कैसे डिफाइन किया गया कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज़ द टेम्परेचर एट विच द आइस, वाटर एंड वेपर आर को एग्जिस्ट. जब ये तीनों को एग्जिस्ट करते हैं तब हमने लिया है द यूनिट ऑफ टेम्परेचर. तो एक केल्विन, मतलब कि जो केल्विन है वो हमारा कहाँ से आया है, दैट इज़ इट इज़ डिफाइंड एज द 1/273.16 फ्रैक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. इन ट्रिपल ऑफ वाटर, जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, दैट इज़ द टेम्परेचर एट विच द आइस, वाटर एंड वाटर वेपर को एग्जिस्ट. तो बात करते हैं अगली फंडामेंटल यूनिट की, दैट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज़ इन एम्पेयर. The amount of current which produces a force of 2 × 10⁻⁻7 Newton per unit length act between two parallel wire of infinite length and negligible cross section area placed at 1 meter distance in vacuum. तो यहाँ से हमारा निकला है एम्पेयर दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट. हमें कहाँ से हमने मेज़र करनी उसको सोची
ये बेसिकली ये क्या हुआ था, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें द अमाउंट ऑफ करंट which produces a force of 2 into 10 raised to the power minus 7 Newton per length act between दो पैरेलल वायर के बीच में इतनी फोर्स जो है, इनफाइनाइट पैरेलल वायर्स थे जिनकी लेंथ इनफाइनाइट थी और उनका जो नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन था, मतलब यू नो व्हाट इज़ क्रॉस सेक्शन, तो वो नेग्लिजिबल था एंड वो 1 मीटर के डिस्टेंस पर, मतलब आपस में वो 1 मीटर का उनका डिस्टेंस था। और ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो वैक्यूम में किया गया था। एंड तो ऐसा देखिए, इनफाइनाइट लेंथ है, तो ये जो है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो यहाँ पर ली गई है, तो इसकी वजह से जो यहाँ पर जो हमारा एम्पेयर है वो निकल के आया है। बात करते हैं अगली फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट, द यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, दैट इज़ उसकी जो यूनिट है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की यूनिट है कैंडेला। अब कैंडेला आखिर कैसे हमें पता चला, तो द amount of intensity on 1/60,000 meter square area of the black body in the direction perpendicular to its surface at freezing point of platinum 2042 K at pressure of 101325 Newton per meter square, यहाँ से आया है कैंडेला, दैट इज़ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। तो देखो जितनी इंटेंसिटी किसकी थी, द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑन, जो इंटेंसिटी हमें मिली ऑन 1/60,000 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी इन द डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन थी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्लैटिनियम 2042 K एट प्रेशर ऑफ 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए ये जो सारी डिटेल्स है ये आपको समझनी बेहद ज़रूरी हो जाती है जब हम बात करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। वहाँ पर कहीं से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको अभी बताई है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी। आपको ये सब पता होना चाहिए बिकॉज वी यूज़ द फंडामेंटल यूनिट every day in our day to day life and we should know about them। तो देखो गाइस, लास्ट जो है हमारी जो फंडामेंटल जो हम क्वांटिटीज़ जिसकी बात कर रहे हैं, दैट इज़ द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, दैट इज़ इन मोल। तो द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इज़, दैट इज़ उसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल। तो इट इज़ द amount of substance which has same number of elementary entities as in 12 gram of carbon 12। देखिए आई एम रिपीटिंग इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज़ सेम नंबर ऑफ elementary entities as in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। अगर हम यहाँ पर बात करें ड्राइव्ड यूनिट्स की, ड्राइव की यूनिट भी आपको पता होनी बेहद ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स के बारे में। तो ड्राइव्ड जो यूनिट्स हैं उसको देख लेते हैं। द यूनिट ड्राइव फ्रॉम द ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट। जो यूनिट ड्राइव होती है किसी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ से उसको बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। और ये देखिए ये ना बहुत ज़्यादा सिंपल है, ड्राइव यूनिट निकालना इज़ वेरी इजी। द मस्ट थिंग दैट यू नो इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसका फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर आप उसका फॉर्मूला बना सकते हैं तो आप कि इंडिविजुअली यूनिट्स भी आपको पता होंगी, और इंडिविजुअली यूनिट तो हम आपको बता ही चुके हैं। जब आपको इंडिविजुअली यूनिट पता है तो आप उनको यूनिट्स में डाल के उसका फॉर्मूला आप बना सकते हैं और यूनिट आपके सामने आ जाएगी। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो देखो हम इसको करके देखते हैं। The more you learn, the more you will understand, and understanding power आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। The unit derived
फोर द ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट। जैसे कि हम स्पीड की बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ स्पीड सबसे इजी से स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट ऑफ स्पीड दैट इज़ स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको पता है कि आखिर स्पीड क्या होता है, सो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू डिफाइन इट, राइट, कि भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। बट जो यूनिट है स्पीड की या फिर वेलोसिटी की, वो यूनिट दोनों की सेम होती है। बिकॉज स्पीड में सिर्फ अगर हम बात करें, जो वेलोसिटी होती है ना, उसमें जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाती है, दैट इज़ वेक्टर जिसके हम बात करते हैं। बट अगर आप स्पीड देखिए तो देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर एंड टाइम इज सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, द यूनिट ऑफ स्पीड इज इन मीटर ओनली, राइट। तो distance is meter upon second, meter per second, and the unit of escalation की क्या यूनिट होगी? तो escalation is v upon t, राइट। तो द यूनिट ऑफ escalation दैट इज a की जो यूनिट है, ओके, दैट इज m upon s let me show it to you guys because this thing should be very clear. See, हमने सबसे पहले हमें क्या करना है, that we know this escalation, v की हमें यूनिट पता है, this is the same, है ना, क्योंकि velocity and speed की यूनिट is meter per second, we had written meter per second but here is second. मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें, जब चीज़ें नीचे लिखी जाती है तो उसको हमें कट करना पड़ता है। Let me show it for you guys, just a second. देखिए यहाँ पर एक्चुअली में क्या हुआ है, मीटर पर सेकेंड हमने ऐसे लिखा है, उसके नीचे सेकेंड लिखा है। तो जब मैथमेटिक्स में ऐसी चीज़ें होती हैं तो यू जस्ट नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस थिंग। तो m इंटू 1 और s इंटू s यहाँ पर ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पर आपको दिख ही गया होगा m इंटू 1 इज़ इक्वल टू मीटर एंड s इंटू s इज़ s स्क्वायर, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो s स्क्वायर यहाँ पर लिखा आएगा। इट इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग जो सबको पता होती है, बट ये भी चीज़ हमें आपको बतानी ज़रूरी है। तो देखो द यूनिट ऑफ फोर्स, अगर हम फोर्स की बात करें तो क्या, so the unit of force is equal to m into a, that is mass into escalation. So the unit of force is mass is kg and escalation की unit meter per second square. तो इसकी जो force की जो total unit है उसको हम बोलते हैं that is Newton. So guys, this thing it should be very clear and this is really very easy thing to be remember, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, आपको करना है सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा अगर, तो फॉर्मूला भी आप बहुत अच्छे से जान के इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को और आगे लेके जाते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी। अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप ही के सामने सॉल्व करते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी, सी एनर्जी जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई से, दैट इज़ हाफ m v स्क्वायर, राइट। तो ये जो हाफ है दैट इज़ लाइक दिस m एंड v स्क्वायर इज़ l अपॉन t का होल स्क्वायर, राइट। v यहाँ पे v से आप क्या समझते हैं, क्योंकि ये जो आपकी ये जो चीज़ें होती है एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो v इज़
L upon t, that is velocity. L is length and t is time. तो L upon t to the whole square. अब बात करें डायमेंशनल फॉर्मूला की, तो जब भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं m को हम देखिए, दिस इज m, L स्क्वायर, L लेंथ एंड टाइम को हम t to the power -2. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी. सो डायमेंशनल फार्मूला, अगर हम आपसे बोलें कि व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, तो वो कैसे निकलता है? तो यहाँ पे आप देखें, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स अगर हमें निकालना है, दैट इज़ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एस्केलेशन, मास इनटू एस्केलेशन. तो मास जो है दैट इज़ m एंड एस्केलेशन जो होता है उसको निकालने के लिए आप यहाँ पे देखिए, एस्केलेशन की जो वैल्यू होती है दैट इज़ वेलोसिटी अपॉन टाइम. एस्केलेशन जो होता है दैट इज़ वेलोसिटी अपॉन टाइम, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर हम बात करें एस्केलेशन की, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, और एस्केलेशन का फॉर्मूला हम ऑलरेडी निकाल भी चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करें दैट इज़ L T अपॉन T, तो यहाँ पर आ जाएगा m to the power 1, L to the power 1, T to the power -2. ये है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स. तो आपको समझ आ गया है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स. सी, दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स. इसी तरीके से ही अगर हम बात करें लेंथ की, तो हम लेंथ को जो है m से डिफ़ाइन करते हैं, मास को kg से करते हैं, टाइम इज s, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को शॉर्ट फॉर्म मतलब SI यूनिट को हम लिखते हैं CD, इलेक्ट्रिक करंट इज़ कैपिटल A, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज़ कैपिटल K. तो ये जो चीज़ है, ये डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना आना चाहिए. देखो, बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की. तो आपको मैं दिखा देना चाहती हूँ कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप देख सकते हैं. यहाँ पर हमने F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर लिया है. वैल्यू ऑफ g इज दिस, f इज फोर्स, m1 इज ऑब्जेक्ट 1, m2 इज दिस एंड r इज दिस. तो यहाँ पर हमारा निकला है, इसमें ये हमने इसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला. तो ये जो निकल के आया है दैट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला, और यहाँ पर इसकी रेफरेंस के लिए हमने ये आपको लिख के दे रखा है. दिस थिंग इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू गेट नॉलेज अबाउट, कि इसकी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपके एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव या किसी भी प्राइवेट एग्ज़ाम में भी आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है. इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, यू गाइज शुड बी क्लियर ऑन दिस थिंग. तो गाइज़, अगर इस चीज़ में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को, और शेयर कर दो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो भी कामयाब हो और आप ही की तरह ऑफिसर रैंक क्रैक कर पाएँ या फिर अपनी ड्रीम जॉब को ले पाएँ. देखो गाइस, सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए. बहुत बड़े आप सपने देखेंगे तभी आप उन पे एक्शन भी करने की आपको उत्सुकता होएगी. तो सपने देखो, नो डाउट सपने देखो, बट उन पे एक्ट भी करो. सिर्फ सोचने से नहीं होता है, करने से होता है. करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि
इस पे एक बात याद आ रही है कि कुछ किया नहीं है दिन भर, कुछ किया नहीं है दिन भर, फिर भी थक रहे हो। ऐसे होंगे क्या तुम्हारे सपने पूरे, ये अपनी ज़िंदगी के साथ तुम आखिर कर क्या रहे हो। जहाँ हो वहीं रहना है क्या तुमको, जहाँ हो वहीं रहना है क्या तुमको, या अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए भी कुछ करना है तुमको। तो अभी के अभी इस चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर कर दो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो भी कामयाब हो और आप ही की तरह ऑफिसर रैंक क्रैक कर पाएँ। तो गाइस, रोज़ की रोज़ बेबी स्टेप्स लेकर ही सही पर अपने सपनों की ओर ज़रूर बढ़िएगा। कुछ कर दिखाना है अगर तो सोचते ही मत रह जाइएगा, करने की कोशिश कीजिएगा, ज़रूर कोशिश तो ज़रूर कीजिएगा। और धीरे धीरे, पता है, एक दिन में कुछ नहीं होता है, बट एक दिन सब कुछ होता है। एक दिन आप भी कामयाब होंगे, हमें आप पर पूरा यकीन है। आपके भी वो सभी सपने पूरे होंगे जो आप देख रहे हैं अपने वेल बीइंग के लिए। हमेशा खुद से पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव सोचें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपके आसपास होने वाली चीज़ें भी आपके डिसीज़न को बदलने की क्षमता रखती है। तो अपने आप को सराउंड कीजिए उन लोगों के साथ जिनका भी कोई एम्बिशन हो, जो भी आप जिनके साथ भी बैठ रहे हैं वो ऐसे टाइम पास ना करने वाले हों, वो उनका भी कोई एम्बिशन हो। आपके आसपास कोई नेगेटिव बात ना बोले, इस बात का आपको ध्यान रखना है और ख़ुद से भी हमेशा पॉजिटिव बात ही बोलनी है। तो आप लोग हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ये बात हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और आप पूरी की पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर इज़, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या है। एंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट GR। इसके आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर्स को ज़रूर बताइएगा, बिकॉज दिस इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। डायमेंशनल फार्मूला आपको पता चल गया है कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। आगे बने रहें आप हमारे चैनल में, इसके और भी सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सभी के सभी जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, वो सभी क्वेश्चंस आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वो सभी क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस होंगे, सारे कॉन्सेप्ट एकदम स्क्रैच से, एकदम बेसिक से आपके साथ डिस्कस होंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको बने रहना है हमारे साथ, हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी में। आप यूँ ही हमारे चैनल को सपोर्ट दिखाते रहें और हम आपको आप ही की ही कामयाबी की सीढ़ी की ओर लेकर जाते रहेंगे। तो देखिए गाइस, डे ड्रीमर स्टडी चैनल उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग दिन में सपने देखते हैं और दिन में ही उन्हें पूरा करने की काबिलियत भी रखते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को। इतने इजी क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। देखिए गाइस, द नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट इन SI सिस्टम इज़, और ये बात तो आप सभी को पता है। द सेकंड क्वेश्चन दैट आई वांट यू टू गाइस आंसर इज़ द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज़। अगर आपको ये क्वेश्चन के आंसर नहीं भी पता है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए बैठे हैं हम आपके लिए वो सभी के सभी क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वो सभी टाइप भी आपके साथ डिस्कस करेंगे जिस टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो डे ड्रीमर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
तो गाइस खुद पर भरोसा करो। आप खुद पे भरोसा करेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई और आप पे तभी भरोसा करेगा जब आप खुद पे भरोसा करेंगे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आप हमारी वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं इसी तरीके से देखते रहें और कामयाबी की ओर अपने कदम बढ़ाते रहें।